जो आज सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, रीडेवलपमेंट। मुंबई की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उनका रीडेवलपमेंट और एडवांटेज और चैलेंजेस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट, इन तमाम मामलों के जानकार एडवोकेट अमित मेहता साहब जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही उनका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आप सभी लोगों को वो अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं एडवोकेट अमित मेहता साहब के लिए यही कहूँगा कि इत्र से कपड़ों का महकाना बड़ी बात नहीं, सेंट, इत्र से कपड़ों का महकाना बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब आए जब किरदार में खुशबू आए, मज़ा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए, और इनके किरदार में खुशबू आएगी जब मैं आपका परिचय दूंगा। और ये जो इनका लेक्चर और जो आप प्रबोधन देंगे तो निश्चित ही आपको लगेगा कि ये भले से हम डिजिटल जुड़े हैं लेकिन आप अवेयर हुए हैं, एजुकेट हुए हैं। इस तरह की खुशबू इनके किरदार में आती है और वो निश्चित ही हम कोशिश करेंगे आज। तो मैं इनके परिचय के लिए मोहताज तो नहीं, लेकिन परिचय की एक अतिथि देवो भव ऐसा बोलते हैं, और आज हमारे अतिथि स्पीकर वक्ता हैं, तो इनका छोटा सा परिचय मैं आपको देता हूं। एडवोकेट अमित मेहता साहब कर्ता धर्ता हैं लॉ फर्म सोलिसिस लेक्स के। इनकी स्टडी बहुत बढ़िया रही है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बीई, एमबीए फाइनेंस और एलएलबी। रेरा बिल जब बन रहा था उसके स्टडी ग्रुप में सक्रिय सदस्य से जुड़े रहे। एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अमित मेहता साहब। क्रिमिनल, प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट, कन्वेंस, सेल्फ रीडेवलपमेंट, एनसीएलटी, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय पर इन्होंने बुक भी लिख चुके हैं और आए दिन न्यूज़ चैनल्स और तमाम अखबारों की सुर्खियां में रहते हैं। अब इनके साथ फिल्म सेलिब्रिटीज़ का भी तमका जो लग चुका है। तमका मतलब फुल टाइम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। एक फिल्म आ रही है जिसमें बतौर एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एडवोकेट, एज ए लॉयर एडवोकेट काम कर रहे हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं तमाम एडवोकेट का कि किस तरह से आप मतलब काम कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में बतौर एडवोकेट और रियल लाइफ में भी एज ए सफ़र कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। मुंबई के जो रीडेवलपमेंट है, पुरानी इमारतें हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, महाडा है, अलग अलग है, तो उस पर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं, प्लीज़ वेलकम एडवोकेट अमित मेहता साहब। थैंक यू सुनील जी। सबसे पहले तो मैं महासेवा और एमएनएस मीडिया इसका शुक्रगुजार हूँ। आई थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एज अ एक्सपर्ट एडवाइज़र, एज अ स्पीकर टुडे, एज अ की नोट स्पीकर टुडे। और रमेश प्रभु जी, सुनील शर्मा जी, ये सबसे मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम श्योर कि जो आज हमारा डिस्कशंस होगा, और ये 2 वे डिस्कशन होने वाला है, आप आपको क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं ऑन द चैट्स वाइल हमारे लेक्चर चल रहा है। ये लेक्चर काफ़ी शॉर्ट रहेगा बट दिस बी वेरी क्रिस्प। जब से रमेश प्रभु जी और सुनील जी ने 3 दिन पहले ये ऐलान किया कि भाई मैं आने वाला हूँ और डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे खुद को ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर हमारे ये क्वेश्चंस का आंसर देंगे। विद इन दिस स्पैन ऑफ अबाउट 30 to 40 मिनट्स आई विल ट्राई टू सी कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हो जाए, और इसलिए मैं प्रिपेयर्ड ही आया हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट न करें क्वेश्चंस पढ़ने में। सबसे पहले तो ऑफकोर्स एक इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं खुद मैनेजिंग पार्टनर हूँ लॉ फर्म सोलिसिस लेक्स का। सोलिस लेक्स खुद ही एक काफ़ी बड़ी लॉ फर्म है मुंबई में, इंडिया में, और रीडेवलपमेंट के करीब करीब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आज सोलिसिस के पास है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेरा ड्राफ्टिंग में मैं खुद ड्राफ्टिंग कमेटी में, और मेरे कलीग है हितेश राजपुरोहित करके, हम 2 ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। तो अभी जो गज़ेट निकला है राज्यसभा का, वो गज़ेट में भी हमारा नाम है। तो जो भी रेरा रिलेटेड क्वेश्चंस भी है वो भी हम पोस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सी एंड आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस। सुनील जी जो इंट्रोडक्शन बताया कि मैं मूवी में आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं मूवी में आ रहा हूँ बट एज ए लॉयर ओनली, बिकॉज इट्स अ मूवी रिलेटेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, और जहाँ पे लॉयर्स में मैं और रवि किशन जी साथ में सामने सामने लॉयर करके एक्ट कर रहे हैं, जो जब कभी भी वो आएगा थोड़े महीनों में आने वाला है पिक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल फंक्शन, और आपको भी बहुत से कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कि आपका इस 72nd एपिसोड में मुझको आने का मौका मिला है। एंड आई विल ट्राई टू सी टू इट इट्स अ मैक्सिमम इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले मैं जनरल बात करूँगा मैं रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। रीडेवलपमेंट में द प्रमोटर इज़ द सोसाइटी एंड द डेवलपर, एंड सेल्फ डेवलपमेंट द सोसाइटी इज़ द ओनली प्रमोटर। लेकिन हम वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा या कोई पीएमसी होगा, उसे हम वहाँ पे एक को प्रमोटर करके ले सकते हैं, तो उसमें कोई बार नहीं है। प्रमोटर का मतलब है द पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि
सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत है, डेवलपमेंट में बहुत ईजी होता है? द आंसर इज अप टू सम एक्सटेंट येस, बिकॉज सेल्फ डेवलपमेंट में सोसाइटी ही खुद कॉन्ट्रैक्टर बनती है, सोसाइटी ही खुद आर्किटेक्ट बनती है, सोसाइटी खुद इंजीनियर बनती है, सोसाइटी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनती है और सोसाइटी खुद लॉयर बनती है। जबकि रिडेवलपमेंट में क्या होता है, द डेवलपर टेक्स ओवर एवरीथिंग, ऑल हेडेक्स आर टेकन ओवर बाय द डेवलपर। सोसाइटी को सिर्फ एग्जिट करना है, वेकेट करना है एंड देन री हाउस देमसेल्फ व्हेनेवर द बिल्डिंग इज रेडी। लेट अस कम फर्स्ट टू रिडेवलपमेंट। रिडेवलपमेंट प्रोसेस तो काफ़ी सालों से, बरसों से चलता आ रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर ये चालू हुआ 2009 में, जब उसका सर्कुलर आया था विच इज़ कॉल्ड द 79A प्रोसीजर। ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर गवर्नमेंट ने निकाला था, जबकि जो गवर्नमेंट थी उनके एक कमेटी बिठाई थी, वो कमेटी ने एक 79A सर्कुलर निकाला और उसके अंदर सर्टन गाइडलाइंस दिए। अभी क्वेश्चन बहुत बार ये आता है कोर्ट में, इज इट मैंडेटरी और डायरेक्टिव? द आंसर इज इट इज़ डायरेक्टिव इन नेचर एंड नॉट मैंडेटरी इन नेचर। और सेल्फ डेवलप में आप जाओगे तो उसमें 100% कंसेंट होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कोई भी एक या दो जन अगर वेकेट नहीं करें तो आपकी बिल्डिंग वेकेट नहीं हो सकती। बट रिडेवलपमेंट में कोई अगर मेंबर्स वेकेट नहीं करती तो यू कैन ऑलवेज गो टू द हाई कोर्ट एंड ब्रिंग द डिक्री इन द कोर्ट, जहाँ पे डिसेंडिंग मेंबर कुछ फ्रिविलियस केस के लिए, कुछ फ्रिविलियस अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, ग्रीड के लिए बहुत से बार वो कहते हैं कि भाई हम वेकेट नहीं करेंगे। सो ऑफकोर्स द हाई कोर्ट इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। और लेटली आपने देखा रहेगा बहुत सारे जजमेंट्स आए हुए थे इन द लास्ट अबाउट 7-8 ईयर्स, तो बहुत बढ़िया जजमेंट्स आए हैं। जस्टिस काथावाला के, जस्टिस गौतम पटेल के, जस्टिस कुलकर्णी के, मेनन के, ये जितने भी जस्टिस के जब जो जजमेंट्स आए, दिस जजमेंट्स हैव बीन ऑल फॉर द मेजॉरिटी पीपल विद द डेवलपर एंड अगेंस्ट द डिसेंडिंग मेंबर्स। बिकॉज अगर कुछ स्ट्राइकिंग रीजन रहेगा एक डिसेंडिंग मेंबर को तो उनको स्टे ऑर्डर मिल सकती है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ स्टे ऑर्डर इफ यू डोंट रियली हैव अ वेरी गुड केस। बहुत बार डिसेंट मेंबर के बाद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस भी होता है एंड यू गेट अ स्टे ऑर्डर ऑन दैट, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग रीज़न। क्योंकि मैं खुद कोर्ट में जाके आर्ग्यू करता हूँ काउंसिल करके, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्टी होती है मेजॉरिटी को साथ में रखते हुए, डेवलपर को साथते रहते हुए और प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड कंप्लीट करने में। बहुत से क्वेश्चंस आप लोग के माइंड में होते हैं और बहुत से क्वेश्चंस रिलेट टू रिडेवलपमेंट एंड द लिटिगेशन रिलेट टू रिडेवलपमेंट, ये दोनों को इश्यूज़ को हम लोग बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो कुछ क्वेरीज जो मुझे ऑलरेडी पोस्ट किए गए हैं, मैं उस पर आपको जरा ये करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि अच्छे डेवलपर को सिलेक्ट करने में व्हाट आर द मेन क्राइटेरियाज। सो लेट मी टेल व्हाट आर द मेन क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्टिंग अ गुड डेवलपर। सबसे पहले उसके पास लिक्विडिटी होनी ज़रूरी है, तो सोसाइटी विल आस्क फॉर अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेवलपर कि हमको आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दीजिए, आपके बैंक में कितना बैलेंस है एंड व्हाट इज ईयर मार्क फॉर आवर प्रोजेक्ट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनका 3 साल का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये आपने अपने पास इसलिए देखना ज़रूरी है बिकॉज आपको कंसिस्टेंटली पता चल जाता है कैसे वो कंपनी की ग्रोथ रही है। आप देखोगे कि कोविड के पीरियड में, नहीं 2020-21 में शायद मार्केट डाउन था तो टर्नओवर वुड हैव बीन लेस, बट यू कैन ऑलवेज टेक द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ 2018 एंड 19 एंड मे बी नाउ 21 एंड 22, तो आपको पता चलेगा कि यह डेवलपर का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं एंड हाउ गुड और बैड हिज बैलेंस शीट इज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मेंबर्स थोड़े लेजी रहेंगे तो उसका प्रोजेक्ट देखने जाएंगे नहीं, लेकिन मेरा ऐसा एक अनुमान है, मेरा ऐसा एक एस्टिमेटेड स्टडी है कि अगर आप लोग कोई भी पिछले 3 प्रोजेक्ट में आपने विजिट करना है, वो 3 प्रोजेक्ट के आपने ओसी की कॉपी आपने लेनी चाहिए। टेक द कॉपी ऑफ द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कि भाई ये 3 प्रोजेक्ट मैंने टाइम बाउंड कंप्लीट किए एंड प्लीज हैव सम डिस्कशंस और डायलॉग विद सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रीवियस सोसाइटी। इससे क्या आता है, आपको आइडिया आता है कि अपना डेवलपर ने कैसे परफॉर्म किए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या हमने बैंक गारंटी लेनी चाहिए कि नहीं, या कोई सोसाइटी बोलती है अगर बैंक गारंटी समझो डेवलपर नहीं देता है तो हमने क्या लेना चाहिए। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मैं फर्स्ट ऑफकोर्स इज बैंक गारंटी, लेकिन डेवलपर्स हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि सर बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे 70% अमाउंट तो मेरे एस्क्रो अकाउंट में जाने वाले हैं। एस्क्रो अकाउंट वो है जो रेरा ने एक शॉर्टलिस्ट किया हुआ अकाउंट होता है, वो अकाउंट में हमने 70% अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो जो भी सेल कंपोनेंट से पैसे आएंगे, समझो आपको 100 रुपीज आते सेल कंपोनेंट से, उसमें 70 रुपीज विल गो इन द एस्क्रो अकाउंट। सो दैट अमाउंट कैन बी ओनली यूटिलाइज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहां पर डेवलपमेंट चल रहा है। अभी ऑप्शन ये है कि सपोजिंगली बैंक गारंटी के लिए कभी कभी डेवलपर्स ना बोलते कि भाई हम लोग तो 70% हमारे पैसे स्टकअप हो जाते हैं एस्क्रो एग्रीमेंट में, एस्क्रो अकाउंट में, तो व्हाट डू वी डू। तो हमने 2-3 ऑप्शंस फाइंड आउट किए। एक ऑप्शन ऐसा है कि हम उनसे फ्लैट लिखवा के लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे
हम फ्लैट वो बिल्डिंग में नहीं लिखाएंगे जो बिल्डिंग बनने वाली है, जो हवे में है। हम फ्लैट वो बिल्डिंग का लिखवाएंगे जिन पे रेडी रेडी है, रेडी फॉर पोजेशन है और जिसकी ओसी भी आई हुई है। वी वुड प्रीफर दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है हम एक एस्क्रो एग्रीमेंट बनाते और साथ में हम एक पोस्ट डेट चेक ले लेते। द पोस्ट डेट चेक इज लाइक अ गारंटी कि इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होते हैं, समझो एग्जांपल में बोलता हूँ, समझो 5 करोड़ का मैंने उनसे एक चेक ले ली, गारंटी चेक। तो एस्क्रो एग्रीमेंट के साथ वो पोस्ट डेट चेक हम रखते हैं, दोनों पार्टी साइन कर दी है और उस पर ये लिखा जाता है कि इन केस द डेवलपर डिफॉल्ट्स देन विल डिपॉजिट दिस चेक, अदरवाइज नॉट डिपॉजिट द चेक। सो दैट इज एज अ गारंटी विच यू कैन कीप विद द सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत बार क्या होता है, बैंक गारंटी का भी एक कॉस्ट होता है। जितना आप कॉस्ट लोड करोगे डेवलपर पे उतनी उसकी फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी कम होती है। सो बहुत बार हम बैंक गारंटी के लिए इंसिस्ट नहीं करते एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ रेरा कॉम्प्लायंसेस बहुत हाई हो गए, तो ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग कि वी समटाइम्स वे ऑफ बैंक गारंटी एंड गो फॉर अदर ऑप्शंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आया है कि व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स दैट वुड सेफगार्ड द सोसाइटी। Development agreement is the only document which is going to safeguard the society. Development agreement has to be registered agreement and the registered agreement के जो terms conditions है वो सोसाइटी, डेवलपर, आपके लॉयर और आपके पीएमसी दैट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये सब साथ में बैठ के तय करते हैं। ये जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है ये रजिस्टर होता है और इसकी जो लाइफ होती है इट इज ओनली टिल द टाइम यू गेट द ओसी। सो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट एग्रीमेंट यू ऑल्सो एग्जीक्यूट द पावर ऑफ अटर्नी। The power of attorney and bank guarantee and the development agreement they coexist and co-terminate together। यानी उसकी लाइफ प्रोजेक्ट के ओसी आने के आगे उसकी लाइफ नहीं है। सो देर इज नो परपेचुअलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट। अनदर क्वेश्चन विच सम मेंबर्स आस्क्ड मी कि हमको क्या हाईएस्ट ऑफर इज द बेस्ट ऑफर? द आंसर इज नो। आप समझिए कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ स्टार्टअप डेवलपर्स होते हैं या जो स्मॉल टाइम डेवलपर्स होते हैं जिनका टर्नओवर भी छोटा होता है, वो टू ल्यूर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बड़े बड़े ऑफर देते हैं 50%, 60%, और उससे क्या होता है कि सोसाइटी बिकम लिटिल बिट ग्रीडी। अरे ये तो 50% दे रहे तो व्हाई डोंट वी गो विद दैट। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जब डेवलपर सिलेक्ट करते हो इट हैज़ टू बी वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। उसकी ऑफर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द हाइएस्ट ऑफर इज नॉट द बेस्ट ऑफर एंड द लोएस्ट ऑफर इज नॉट द वर्स्ट ऑफर। आपने डेवलपर का जो उनके जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनका बायोडाटा चेक करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, ये सब चेक करना चाहिए। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट हैज़ टू बी द सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये लिस्टेड कंपनी तो ना देर इज नो प्रॉब्लम, तो क्या होता है सेबी के गाइडलाइंस भी होते हैं। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो इट इज मोर सो बेटर इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी। नाउ लेट मी कम टू द सेल्फ डेवलपमेंट पार्ट। सेल्फ डेवलपमेंट में थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, उसी तरह वहाँ पे होता है डीएम मॉडल, यानी कॉल्ड डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल। यानी वहाँ पे जो डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर होता है वो खुद ही एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है और कॉन्ट्रैक्टर बन के प्रोजेक्ट खत्म करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम डेवलपमेंट में जाते हैं तो डेवलपर को वहाँ पे लोन मिल सकता है, तो सेल्फ डेवलपमेंट में लोन कैसे मिलेंगे? सो देर आर NBFCs एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हु कीप गिविंग लोन्स ऑन सर्टन सिक्योरिटी में हम रख सकते हैं कि जो अपने सेलेबल फ्लैट्स आने वाले हैं वो सेलेबल फ्लैट्स हम लोग मॉर्गेज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोन ले सकते हैं। बट द पीएमसी एंड द कॉन्ट्रैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल। ऑफकोर्स द प्रोमोटर इज द सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी के साथ साथ उनके जो मेन कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे लॉयर होता है, पीएमसी होता है, आरसीसी कंसल्टेंट होता है एंड द कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये सबका कॉम्बिनेशन लेके ही हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मुंबई हैज़ बीन नॉट टेकन ऑफ सो मच बिकॉज क्या होते हैं बहुत सी दिक्कतें आती है और सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है। अगर हम 5-10 करोड़ अरेंज करनी है तो बहुत इजी बात है, लेकिन अगर आप का प्रोजेक्ट बड़ा है और आपको 300-500 करोड़ अगर जमा करना है तो इट्स अ ह्यूज टास्क एंड ह्यूमन टास्क। और इसके लिए आपको एक ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टर उसको लेना पड़ेगा। ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टर और पीएमसी जो है उनका भी प्रोफाइल इसमें काउंट करता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट। ऑफकोर्स उसमें आपको रेंट मिलेगा नहीं, आपको कॉर्पस मिलेगा नहीं, बिकॉज उसमें आप भी खुद प्रोमोटर हो, तो आप खुद को क्या रेंट और कॉर्पस देंगे। तो हम क्या करते हैं, जो बेनिफिट्स आने वाले फ्यूचर में, जो नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल, दैट गेट्स अपोर्शन विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनको वो बेनिफिट मिलती है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं दे डिवाइड अमंग द मेंबर्स, उसका जो सेलेबल एरिया आता है और जो सेल करते हैं उससे जो कॉर्पस जमा होता है वो मेंबर्स को अपने आप में डिवाइड कर सकते हैं। Now one important question one member has raised, one Mr. Rathi has sent me a question
can current members seek resolution of developer company before NCLT if the developer defaults in their applications? The answer is yes, but उसमें भी do's and don'ts है. Existing members cannot move to NCLT as they are principally the co-promoters. So the essentials of NCLT are obviously the company, the opposite party has to be a private limited or limited company. A partnership company cannot be taken to NCLT. The claim should be minimum of 1 crore and 1 crore and plus का figure होना चाहिए, and you should also fit in the definition of the LOT as per the RERA. So NCLT में yes answer हम जा सकते हैं, but home buyers can move to NCLT against the developer as they fall under the ambit of the definition of LOT and the RERA also. अगर members जो ओरिजिनल members है सोसाइटीज के, अगर वो एडिशनल एरिया परचेज करते हैं, देन यू कैन गो टू NCLT. सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. एक गोपाल जी ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, हाउ डू यू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड न्यू बायर्स इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर और द डेवलपर विथ हुम यू आर गोइंग टू डील. उनका जो प्रोफाइल है, कीप टू लेवल क्राइटेरिया. एक है प्री स्क्रीनिंग, यानी हमने प्रॉपरली स्क्रीन करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए विद इन द सोसाइटी. द मैनेजिंग कमेटी इटसेल्फ विद द कमेटी और डेवलपमेंट कमेटी आप बना सकते हैं, और प्री स्क्रीनिंग होना जरूरी है. एंड सेकेंड इज पोस्ट स्क्रीनिंग, यानी जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं पहले, उसका थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करे, परफॉर्म किए कि नहीं, एंड वेदर दे आर फ्री ऑफ लिटिगेशन. अभी मुंबई जैसी सिटी में कोई भी फ्री ऑफ लिटिगेशन नहीं हो सकते, बट ये लिटिगेशन कौन सी हम बात कर रहे हैं कि जहां पे डेवलपर ने सोसाइटी को पार्टी बना के उस पर केस किया हुआ है, आइदर फॉर हैरेसमेंट और मे बी फॉर अ जेन्युइन रीजन ऑल्सो. सो ऐसे लिटिगेशन के मैटर्स आपको जानना जरूरी है, विच इज वेरी इजी फॉर योर कंसल्टेंट टू टेक इट आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिव द फीडबैक ऑन दैट. एक क्वेश्चन मुझे भेजा है मिस्टर राजेश संघवी ने, हाउ कैन द ULC ऑब्लिगेशंस अफेक्ट द रीडेवलपमेंट. आपको पता है कि ULC हैज बीन एबोलिश्ड, लेकिन कुछ सोसाइटीज है वहाँ पे आज आप रीडेवलपमेंट में अगर जाते हो, सो द ऑब्स्टिकल इज ULC यानी अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट. ये एबोलिश की गई है, और वो एबोलिश करने के बाद कुछ सोसाइटीज को प्रॉब्लम ये आती है कि भाई दे हैव टू सरेंडर सर्टन एरियाज टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया. तो क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट को जो सरेंडर करनी है आपको प्रॉपर्टीज अंडर सम रीजन और द अदर, वो आपको जाके UD डिपार्टमेंट से पहले वो आपको सेटल करना पड़ेगा, और सेटल करने के बाद आप ये आपका ऑब्लिगेशन जो अंडर ULC आप फुलफिल कर सकते हैं. बट देयर इज नो ऑब्स्टिकल, इट मीट ओनली कंज्यूम सम फ्यू मंथ्स टाइम ULC के बारे में. ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं रिलेटेड टू FSI. बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है FSI का. सब जो हाउसिंग सोसाइटी में लेते हैं कि हमको FSI कितनी मिलती है, तो आप जाने कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में रोड विड्थ वगैरह, और उसके बाद और वो सबसे अच्छा बता सकता है एक आर्किटेक्ट, एक एडवाइज़र आपको. जी सर. ओके, सो मुझे एक्चुअली तीन डेवलपर्स की कंपनी ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं. ऑब्वियसली उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसलिए भी उन्होंने भेजे हुए, और 3 मेंबर्स ने कांदिवली से, एक धानुकरवाड़ी से मुझे आया है, एक मझिठा नगर से मुझे आया है, और एक साई बाबा नगर बोरोली से मुझे आया है. तो कुछ क्वेश्चन भेजे, तो मैं कुछ क्वेश्चन के आपके आंसर दे दूंगा मैं. सो व्हाट इज द करंट FSI इन मुंबई. सो करंट FSI इन मुंबई सिटी इज 1.33, विच इज नाउ बीन इंक्रीज to 5 for commercial and 3 for residential spaces after the government's reservation. While FSI for commercial development in Mumbai suburbs has been increased to 5, the FSI for residential spaces remain unchanged, that is 2.5. What is the FSI in Mumbai for redevelopment? The FSI for MMRD, that is the Mumbai metropolitan region, other than Mumbai under rental housing scheme, the FSI allowed is 4. In other words, now in suburbs for private buildings it is 2.7 FSI. Including fungible, and in cess building and slums the FSI is of 4.05 including fungible, it will be available. अभी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हर बार लोग पूछते हैं और आपको जानना भी जरूरी है, इज बालकनी इंक्लूडिंग द FSI. ये मुझे क्वेश्चन किसी ने भेजा हुआ है. सो लेट मी आंसर इन अ वेरी जनरल वे. एक्सटीरियर स्पेसेस इंक्लूडिंग बालकनी, पार्किंग, वॉकवेज, ड्राइवेज एंड अदर कवर्ड एरियाज and outdoor sport courts are not included in the gross floor area. Please note this down. एक क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज एंसिलरी FSI. एक मिस्टर दलवी ने मुझे भेजा हुआ है. द एंसिलरी FSI इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द UDCPR टू डिनोट द कॉमन एरिया सच एज लिफ्ट, lobbies, staircase, flower bed, etc., which were earlier included from FSI consumption.
For residential consumption, ancillary FSI is of 60%, and that has been proposed. Another question is parking area included in FSI? So the answer is no, but the proper answer is like this. FSI, however, prohibits public amenities such as common areas, parking area, interior open space, pipes and basement completely used for parking. These all are excluded while calculating the FSI. एक मेंबर ने भेजा है मलाड ईस्ट से, Are stairs included in FSI? The answer is no. A staircase is deducted from FSI while making the payment of the premium. आप बहुत बार ये सोचते होंगे कि एक डेवलपर्स लोग वर्ड यूज करते हैं TDR, तो बहुत से मेंबर्स पूछते हैं सर व्हाट इज TDR. सो वन मेंबर हैज सेंड मी फ्रॉम माहिम TDR, सर व्हाट इज TDR, प्लीज गिव एंड एलाबोरेट व्हाट इज TDR. सो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जो इसको अपन TDR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इज अ मेथड बाय विच द डेवलपर्स कैन परचेज the development rights of certain parcels within a designated area, okay, and transfer that rights to another designated area to increase the density of the new development of that project. So बहुत बार क्या होता है कि FSI समझो आपको लिमिटेड होती है, then the developer purchases the TDR and then he makes the upper floors. Of course आपने देखा रहेगा भी जू एरिया में सिविल एविएशन का जिस तरह से एक सर्कुलर आया है, विच इज़ बॉदरिंग लॉट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शंस आए हैं. अब तो खैर वो केस अभी कोर्ट में है और जो भी उसका आउटकम आएगा तब हम सबको पता चलेंगे. लेकिन ऐसे टाइम पे आपका जो अपर सीलिंग इज लॉक्ड, तो आपको FSI और TDR का कुछ यूज़ नहीं होने वाला, बिकॉज योर हाइट रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी देयर. आपने देखा है कि फनल लाइन के अंदर भी हाइट रिस्ट्रिक्शंस है. सो वेयर द फनल लाइन, यहाँ यानी कि जहाँ पे एरोप्लेन जिस एंगल से उड़ता है और लैंड होता है, वो जो पाथवे है, वो पाथवे के लाइन में जितने भी है तो उसको फनल लाइन कहते हैं. व्हाट इज़ द एक जन ने भेजा कि व्हाट इज द FSI ऑफ द बिल्डिंग. सो अब उसको इट्स एब्रीवेशन ऑफ फ्लोर स्पेस इंडेक्स. ऑल्सो इट इज रिफर्ड एज फ्लोर एरिया रेशियो एंड द मैक्सिमम परमिसेबल फ्लोर एरिया दैट अ बिल्डर कैन बिल्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्लॉट पीस ऑफ लैंड, जिसको अपन FSI बोलते हैं. FSI इज द रेशियो ऑफ द बिल्डिंग फ्लोर कवर्ड एरिया टू द एरिया अवेलेबल ऑन द लैंड. ओके, अभी एक कन्फ्यूजन रिडेवलपमेंट के टाइम पे सबसे बड़ा होता है इज अबाउट कारपेट एरिया. अभी मुंबई सिटी में आपने देखा डेफिनेशन ऑफ कारपेट एरिया आर अकॉर्डिंग टू मी 4. एक होता है कि मोफा कारपेट एरिया, यानी जो मोफा लॉ के टाइम पे जो कारपेट एरिया डिसाइड किया था वो कारपेट एरिया. एक है थे सेकंड इज द कारपेट एरिया विच इज कॉल्ड रेरा कारपेट एरिया. यानी आज की तारीख में जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो डेफिनेशन दी है, ओके, सो रेरा कारपेट इज लेसर बाय अबाउट 2 to 3% देन द मोफा कारपेट, जिसका मैं आपको रीजन बताऊंगा मैं अभी. तो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कारपेट एरिया. द थर्ड कारपेट एरिया इज जो हम मेजर करते हैं फिजिकल सर्वे करने के बाद, तो जो एरिया मेरे पास है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं. एंड द फोर्थ इज बिल्डिंग प्लान. यानी बिल्डिंग प्लान में जो ओरिजिनल आपका जो बिल्डिंग बना था, वो बिल्डिंग प्लान जब बना था उसके अंदर जो कारपेट एरिया लिखा है वो कारपेट एरिया. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कौन सा कंसिडर करते हैं. ऑफकोर्स लॉजिकली एंड लीगली रेरा इज द लॉ टुडे एंड रेरा कारपेट अपन कंसिडर करना चाहिए. लेकिन डेवलपर्स लोग टू सर्कमवेंट द लिटिगेशन एंड टू एकोमोडेट एवरीवन, उन लोग क्या करते हैं कि जो भी कारपेट एरिया आप ऑक्यूपाई किए हैं अंडर द मोफा लॉ के टाइम से, जो आपने बालकनी अपने अंदर आइदर ऑफिशियली लिए या ना ऑफिशियली लिए, तो बहुत बार डेवलपर्स देखते हैं कि ये 50 to 100 स्क्वायर फीट का अगर थोड़ा फर्क होता है तो दे में समटाइम एकोमोडेट दैट एंड दैट इंक्लूड इन द एक्चुअल कारपेट एरिया. एक क्वेश्चन आया हुआ है अबाउट सम स्ट्राइकिंग कंपेरिजन्स. सर थोड़ा मोफा एंड रेरा के ऊपर हमको थोड़ा डिस्टिंक्शन बताइए. Of course, MOFA is a old act in 1963, and RERA came into existence in 2015 onwards. और उसका जो एक्ट है वो 1 May 2016 ऑनवर्ड से उसका इफेक्टिव महाराष्ट्र में हुआ है एंड अक्रॉस द इंडिया ऑल्सो. सो वन कंट्री वन लॉ एंड दैट इज रेरा टुडे. रेरा है उसमें अभी सिविल कोर्ट्स हैज बीन आउट ऑफ द रेरा. नाउ इट इज कंज्यूमर रेरा एंड डायरेक्टली यू कैन गो टू द Maharera Appellate Court and High Court and then Supreme Court. So that is good that the RERA has come into existence. Since मैं खुद भी ड्राफ्टिंग कमेटी में 3 दिन हमने फुल टाइम इसमें दिए हुए थे. मुझे पता है कि जब द देन लेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल दवे थी, आज तो वो नहीं रहे, लेकिन ही वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस और ही वॉज रियली अ वेरी इफेक्टिव पर्सन जिन्होंने रेरा इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दिया है और एक बहुत बड़ी टीम के साथ उन्होंने काम किया था. और साथ ही वेंकैया नायडू ने भी उस पेशेंस के साथ में, संयम के साथ में सुना सब चीज़ आप लोगों की टीम और वो कानून बना. यस, और एक्चुअली मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने
बहुत सारे सजेशंस दिए हुए थे एंड एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ आवर सजेशंस हैव बीन कंसिडर्ड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंसिडर्ड दोज एंड इंक्लूड दैट इन द रेरा बिल ऑल्सो. रेरा ऑफ कोर्स अगर आप मुझे पूछोगे तो इट इज़ फेवरिंग ऑल द डेवलपर एज वेल एज द कंज्यूमर, लेकिन ये कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए किया गया है. बिकॉज क्या होता था कि बहुत बार जो केसेस है वो सालों साल चलते रहते हैं. तो अभी रेरा का जो हियरिंग होता है टाइम बाउंड होता है एंड विद इन दैट शॉर्ट टाइम द ट्राइब्यूनल हैज टू डिस्पोज ऑफ द फाइल. वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हैज बीन कंसिडर्ड इन रेरा, फर्स्ट इज ब्रोकर. ब्रोकर को आज एक डेफिनेशन दिया गया है रेरा में, जब वो मोफा के टाइम पे नहीं थे. तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि और बेनिफिट है कि जब ब्रोकर हिमसेल्फ ऑल्सो हैज नाउ टू रजिस्टर अंडर रेरा एंड देन द गवर्नमेंट कंसिडर्स दोज ब्रोकर्स हु इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा टू सेल द प्रोजेक्ट्स. तो क्या होता है कि उनके अंदर एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस के थ्रू वो सेल कर सकते हैं. सो दैट्स वन बिग बेनिफिट विच हैज कम अंडर रेरा. सेकेंड वन बेनिफिट इज कि जो मार्केटिंग हम कैटलॉग में दिखा के करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल है, मुझे कोई बिल्डिंग नेम नहीं करनी है और एक डेवलपर भी नेम नहीं करना है, लेकिन मुझे ध्यान में है कि गोरेगांव एरिया में कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल मेरे पास आए थे केस लेके कि सर हमने जब ये फ्लैट्स बुक किए तभी कैटलॉग में डोम दिखाया था और जब एक्चुअल पोजीशन लेके तब डोम गायब हो गया था, वहाँ पे ऊपर 2 पेंट हाउस बन गए थे. सो बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ चीटिंग दैट हैपन्स, रेरा में एक प्रोविजन किया गया है कि जो आप डिजाइन ओरिजिनली सेल करते हो, द डिजाइन एंड द प्लान विच यू शो टू द मेंबर्स, अनलेस ओनली द मेजॉरिटी आर नाउ रेडी टू चेंज इट, यू कैन नॉट चेंज इट. तो जो आप कैटलॉग में दिखाते हो वही आपने बेचना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डिस्टिंक्शन. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिफेंस लायबिलिटी पीरियड. डिफेंस लायबिलिटी पीरियड हैज नाउ बीन कंसिडर्ड एज जो पहले मोफा में था और अभी जो रेरा में है, ये डिफेंस लायबिलिटी पीरियड का डेफिनेशन भी चेंज किया गया है. आप देखोगे कि पहले वाटर प्रूफिंग ऑन द टेरेस और जो बिल्डिंग में, जब बिल्डिंग का आप साइड लेते हो, एलिवेशन लेते हो, तो क्या होता है कि जो वहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स आते हैं. तो डिफेंस लायबिलिटी पीरियड का जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी रेरा में चेंज किया गया है. सो मेंबर्स कैन गो थ्रू द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दैट ऑल्सो. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अबाउट रेरा एंड मोफा कि रेरा आने के बाद जो लायबिलिटीज़ है वो अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है प्रमोटर की. स्पेशली आप अगेन 2010 टू 2015 ये पीरियड में आपने देखा कि बहुत सारे डेवलपर्स जिन पे चीटिंग के केस हुए एंड दे हैव बीन बार्स, जो जिनको जेल में डाला गया है बाय द कोर्ट्स. ओके, द प्राइमरली द चीटिंग हैज़ बीन ऑन 2 अकाउंट्स. फर्स्ट, ऑब्वियसली वो पैसे देते हैं, जो पैसे बायर्स देते हैं वो डेवलपर की तरह डाइवर्ट कर देता है. तो रेरा अभी सेफगार्ड करता है कि 70% नाउ विल बी केप्ट इन दैट एस्क्रो अकाउंट ओनली. फर्स्ट इशू. सेकंड इशू ऐसा है कि डबल सेल. आपने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि डेवलपर है, उसने एक फ्लैट 2 जन को बेच दिए, यानी क्लियर चीटिंग. ऐसे बहुत बार डेवलपर, तो ऐसे लोगों को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जेल में डालो ऐसे लोगों को, तो रेरा का जो सेफगार्ड करती है ये आपको एग्रीमेंट के टाइम पे जब आप एग्रीमेंट रजिस्टर करते हो उसमें रेरा नंबर अब होना जरूरी है, अदरवाइज आपका एग्रीमेंट रजिस्टर ही नहीं होगा. सो दिस वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज नाउ कम इन टू एग्जिस्टेंस. एक मेंबर है, म्हाडा का मेंबर है कि सर इज ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नाउ मैंडेटरी. येस, नाउ एग्रीमेंट्स अंडर म्हाडा आर हैव टू बी ट्राई पार्टेड. सो नाउ एक तो आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है विद द डेवलपर, आपका जो एमओयू होता है पहले और फिर आपके अंडरस्टैंडिंग होता है. लेकिन अगर आप म्हाडा के प्लॉट पे हो, सो नाउ द ट्राई पार्टी एग्रीमेंट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड नाउ बिटवीन द डेवलपर, बिटवीन द म्हाडा एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. एक मिस्टर राहुल करके है, उन्होंने रोड को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अगर हाउ डू वी डिसाइड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या एफएसआई का जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो डज रोड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. द आंसर इज येस. आपका जो एक्सेस है यानी 6 मीटर रोड या 9 मीटर रोड, ओके, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सच एक्सेस वे 75 मीटर एंड 150 मीटर. तो आपका जो रोड का जो विड्थ है दैट डिफाइंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आप देखते हैं कि मुझे कितना मिलना चाहिए, 35% एक्स्ट्रा एरिया, कॉर्पस कितना मिलना चाहिए, रेंट कितना मिलना चाहिए. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका रोड विथ ऑल्सो टुडे. सपोजिंगली आपका रोड विथ के साथ साथ आपका पोटेंशियल एफएसआई क्या अवेलेबल है और आपका एफएसआई क्या यूज किया गया है, इसके कॉम्बिनेशन को लेके आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको कितना एरिया मिलने वाला है ये डिसाइड होता है. सो रोड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टुडे.
सेटबैक एरिया, ऑफ कोर्स अगर आपको आप सेटबैक का मतलब है कि आप एक रोड पे और बॉर्डर पे है और आपको थोड़ा भी अंदर जाने को कहा गया म्यूनसिपैलिटी ने, तो अगर आपका प्लॉट से अगर छोटा हो रहा है बिकॉज नाउ यू हैव टू मूव इनसाइड द प्लॉट, तो आपको उतना बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। ओके, एक क्वेश्चन अभी एक जन ने भेजा हुआ है कि सर क्या 79 प्रोसीजर के लिए 100% कंसेंट होना जरूरी है? द आंसर इज नो। ऑन द म्हाडा प्लॉट यू रिक्वायर ओनली 51% कंसेंट, ऑन इन अ प्राइवेट प्लॉट यू ओनली रिक्वायर 70% कंसेंट। लेकिन अगर 100% कंसेंट होगा तो आपके लिटिगेशन नहीं होंगे। सो ट्राई टू सेटिस्फाई एज मेनी मेंबर्स एज पॉसिबल, बिकॉज क्या होता है जितने लिटिगेशन कम होंगे उतना आपको प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन मेंबर ने भेजा है, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि विदाउट एडॉप्शन ऑफ द बायलॉज कैन वी गो एड फॉर डेवलपमेंट प्रोसीजर ऑफ 79A? आप समझिए कि बायलॉज है, बायलॉज कम अंडर MCS एक्ट के अंदर आता है। सो बायलॉज आपको अडॉप्ट करना जरूरी है। लेकिन आप देखोगे कि जू एरिया में, फिर एक लक्ष्मी सोसाइटी करके खार में है, बहुत सारे सोसाइटी से खुद के बायलॉज है, बिकॉज दीज बायलॉज आर ऑल प्रायर टू 1945। तो बायलॉज आपको अडॉप्ट करना जरूरी है, बिकॉज देयर हैज टू बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, बट इट डजंट मीन कि गवर्नमेंट के बायलॉज ही और वही हमने अडॉप्ट करना चाहिए। आपके खुद के भी बायलॉज प्राइवेट होंगे, आप वो भी अडॉप्ट करके आप डेवलपमेंट के आगे आप जा सकते हो। सर स्टैंडर्डाइज, प्लीज कमेंट ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट्स इन रेरा। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रेरा के अंदर व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट्स। सो वन गुड बेनिफिट अंडर दिस रेरा बिल इज आपके अलॉटमेंट फॉर्मेट्स, यानी अलॉटमेंट लेटर के फॉर्मेट और आपका एग्रीमेंट के फॉर्मेट्स ये फिक्स्ड है अभी, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो यू कैन यूटिलाइज दैट, यू कैन आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन जो मेन प्रोविजन आप डिलीट नहीं कर सकते उसके अंदर। सो यू हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नाउ अवेलेबल, जो रेरा में जो वन कंट्री वन लॉ वन रियल एस्टेट बिल, उसके अंदर आपको ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि एग्रीमेंट्स के आपके स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, अलॉटमेंट लेटर्स का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, और साथ में बहुत से प्रोविजन ऐसे जहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे, सब स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है अभी। हमारे जो एक्सपर्ट हैं मेहता साहब, उनसे पूछेंगे कि म्हाडा में हाउसिंग मिनिस्टर ने एक घोषणा की है, अच्छी घोषणा है, कि यदि आप क्लस्टर में जाते हैं, एक 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग या फिर आपका वसाहत हाउसिंग बोर्ड है, तो आपको क्लस्टर में ज़्यादा बेनिफिट है, तो ज़्यादा हम अप्रूवल्स में हम ज़्यादा एडवांटेज देंगे। ऐसा क्या है वो? यस, फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब है कि एक या काफ़ी बिल्डिंग्स मिलके साथ में आते हैं, दे नीड टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड द टोटल एरिया शुड एक्सीड 6000 स्क्वायर मीटर, देन यू आर एलिजिबल फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 4+ का FSI मिलता है, एंड आपकी एलिजिबिलिटी जो है उसमें गेटिंग मोर एमिनिटीज इज बेटर। सो सोसाइटीज़ है, समझो एक सोसाइटी 500 स्क्वायर मीटर की है और उसके बाजू में 4000 स्क्वायर मीटर की बड़ी सोसाइटी है और उसके बाजू में 1500 की है, तो दे ऑल कैन कम टुगेदर। एक सिंगल सोसाइटी भी जो है मोर देन 6000, दैट ऑल्सो कैन टेक दैट बेनिफिट, बिकॉज दैट सिंगल सोसाइटी इटसेल्फ इज मोर देन 6000 स्क्वायर मीटर। सो क्लस्टर डेवलपमेंट बेनिफिट्स एवरीवन, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन इंसिस्टिंग कि गो फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपकी लिटिगेशंस कम होते हैं, आपका डेवलपमेंट फास्ट होता है, एंड मेंबर्स रियली गेट गुड बेनिफिट्स। सो बहुत सारे लेआउट से आप देखोगे कि जैसे साई बाबा नगर इन बोरीवली, दैट इज गॉन फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट। देर आर 3-4 प्रोजेक्ट्स इन साउथ बॉम्बे, दे आर गॉन फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट। एक मार्केट डेवलपमेंट आने वाला है, वो भी क्लस्टर डेवलपमेंट है। तो दीज आर द बेनिफिट्स पीपल वुड गेट इफ यू गो फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट। यस, थैंक यू वेरी मच मेहता जी। एक एडवांस में जो मेरे पास सवाल आए वो मैं सवाल ले लेता हूँ। एडवोकेट प्रशांत जैन साहब है गोरेगांव से, उनका सवाल है, देयर इज रिसेंटली वन सर्कुलर डेट 4 मई 2022 बाय MCGM रिगार्डिंग एडिशन FSI फॉर सेटबैक लेन DP रोड, प्लीज थ्रो लाइट दिस सर्कुलर। यस, मैंने आपको पहले बताया था एट द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम कि द विड्थ ऑफ द रोड इट डिफाइंस द usage of your FSI on your plot. 6 meter, 9 meter, 12 meter, 15 meter, 20 meter, 18 meters, these all defines what are the FSI you will get benefit. So गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकाला है कि आपका जो रोड का जो विड्थ है उसके हिसाब से आपको आपको बेनिफिट मिलने वाला है। द सर्कुलर इज स्टेटिंग अबाउट द बेनिफिट्स दैट द सोसाइटी विल गेट, हाउ मच यू कैन कंज्यूम। जैसे आपको मैं अभी बताया था कि सेटबैक का मतलब ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्लीज थोड़ा रोड से और अंदर जाइए। रोड से अंदर जाएगा मतलब मेरा अगर प्लॉट साइज छोटा हो जाता है तो मुझे क्या मिल रहा है, व्हाई शुड आई डू दैट? तो मुझे एक्चुअली एडिशनल FSI मिलता है, एंड माय हाइट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दैट। यस, कैन करंट मेंबर सीक रेजुलेशन ऑफ डेवलपर कंपनी बिफोर NCLT इफ द डेवलपर डिफॉल्ट इन देयर
obligations, what are the responsibility of the society individual member towards new buyers in a redevelopment project? Yes, existing members cannot move to NCLT, only buyers can move. But existing members, if they buy some part from the sale component, then they can move to NCLT, and the value of that has to be more than 1 crore as per the requirement of NCLT, and it should also fit in the definition of LOT as per the RERA. Yes, how can past ULC obligations affected redevelopment? With ULC disbanded, how can be old obligations be fulfilled? Yes, you have to put an application in the UD department and you have to fulfill the criteria what was required, because क्या होता है, पहले का डेवलपर है उसने कुछ शायद सरेंडर नहीं किया होगा टू द गवर्नमेंट, तो वो फुलफिल करने के बाद ही आप कर सकते हो. बिकॉज यूएलसी इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग नाउ, इट इज बीन एबोलिश्ड, यू कैन ऑलवेज मूव अ पेटिशन टू द हाई कोर्ट in case there is a problem where you are not able to fulfill the requirements of ULC. Yes, Mr. Sunil Vasu Malad West say, in 79A procedure is the necessary to call deputy registrar for selection of developer, and what if number representative comes from the deputy registrar office as society had already intimate in writing to deputy registrar office but no reply received. देखिए, मैंने आपको पहले बताया था अभी स्टार्ट आउट प्रोग्राम में कि 79A प्रोसीजर इज नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अ डायरेक्टिव, इट इज़ अ गाइडलाइन. तो डेप्यूटी रजिस्टर का पर्सन 79A प्रोसीजर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आएगा तो बेटर है, बिकॉज उसके नहीं तो बिगर आपको रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगी. बरोबर है, लेकिन अगर आपके पास 100% कंसेंट है तो यू डोंट रिक्वायर रजिस्टर. Yes, can associate member vote for selection of developer during 79A process where original member is not present? Yes, if you are already as a proper registered associate member, the answer is yes. Yes, एक लास्ट सवाल मैं लूँगा. मिस्टर जयवन भंडावाले मुलुंड से हैं. विदाउट एडॉप्शन बायलॉ ऑफ 2014 वी कैन go ahead of redevelopment procedure as per 79A. See, you have to adopt the bylaws. उसका रीज़न ऐसा है कि बायलॉज कम अंडर द MCS एक्ट. अगर वो एक्ट के अंदर आप अगर बायलॉज एडोप्ट करते, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायलॉज एग्जिस्ट इन सिटी लाइक मुंबई. वन इज़ अ प्राइवेट, जो जूनियर सोसाइटीज 1945 और 1930s के जो जहाँ के उनके खुद के बायलॉज है, एंड सेकेंड इज द वन विच इज एग्जिस्टिंग अंडर द एक्ट टुडे. सो आप बायलॉज अडॉप्ट करोगे सो इट इज़ बेटर, वी विल बी फ्री फ्रॉम लिटिगेशन. अदरवाइज adoption of bylaws as such is not mandatory, but you have to be under some ambit of a law, and that's why bylaws are adopted by the societies. Yes, thank you very much. अमित जी, YouTube पे काफी सारे सवाल हैं और काफी I got one question. एक मुझे क्वेश्चन आया हुआ है. Yes. Sir, how do you measure the length of the internal roads and how it is measured for development of our building? So the length of the internal road shall be measured from the farthest plot, any building का, to the public street, यानी public street तक का, and the length of the subsidiary access way shall be measured from the point of its origin to the next wider road on which it meets. यानी उस तरह से आप कैलकुलेट करते हो so that you are able to take the benefit of that in the FSI and for your building in development. Yes, sir. Yeah. विजय कुमार है. Good morning to all gentlemen who guide us. We are the staying in 150 years building where the landlord does not want to do any things, not make this as ownership wants to collapse, not take any rent. Of course, I understand the question, but कि 150 साल बिल्डिंग है, लैंडलॉर्ड कुछ कर नहीं रहा है, वो चाहता है कि बिल्डिंग ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाए. ओके, सो इसका आंसर ऐसा है कि इवन दो लैंडलॉर्ड वांट द बिल्डिंग टू ऑटोमेटिकली कोलैप्सिंग, इट जस्ट डजंट हैपन. बिकॉज क्या होता है, आप एक टेनेंट हो, आप एक रजिस्टर्ड टेनेंट हो, तो जब कभी भी आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपको खाली करवाती है बिल्डिंग, तो वो हर एक में टेनेंट का नाम लिखती है, उसके सामने कितना जगह ऑक्यूपाई करता है, इसका एक सर्टिफिकेट बनता है, और सर्टिफिकेट के बाद वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट गिना जाता है इन द कोर्ट. सो डोंट गेट एजिटेटेड, डोंट गेट वेरी नर्वस अबाउट द इशू. इफ द लैंडलॉर्ड इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ऑफ कोर्स बिल्डिंग डिलिबरेटेड आपको खाली तो करनी पड़ेगी if it is declared in the C1 category. Yes. Harish Triani, GST applicable for extant member in redevelopment. Apply for which members? Extension. So members. yeah, GST is applicable for the buyers, not for the existing members. Yes. Yes. कृपा कोरे, लच्छू मंजवानी, आर सुंदर राजन सर, मुकेश चावड़ा जी, कौशिक संगनानी, प्लीज गिव योर व्यू on C1 on old building, how to save people from C1. Yeah.
C1 कैटेगरी इज़ द कैटेगरी डिक्लेयर्ड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो बिल्डिंग बहुत जूनी होती है उसको डिलेबरेटेड कंडीशन बोलते हैं, तो दैट इज़ अंडर सेक्शन 354 ऑफ द म्यूनसिपल एक्ट, उसके अंदर ये आता है। और अगर बिल्डिंग्स आपके ओल्ड हो गए हैं और ओल्ड बिल्डिंग में अगर C1 कैटेगरी है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू वेकेट द बिल्डिंग, और उसके लिए आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सफिशिएंट टाइम देते टू वेकेट द बिल्डिंग। लेकिन अगर आप वेकेट करते तो भी आपके राइट्स प्रोटेक्टेड इन एवरी वे, यू आर 100% प्रोटेक्टेड विथ योर राइट्स। यस मिस्टर परेश दत्तानी साहब, आवर सोसाइटी नेम टू बी इंटर इन PR कार्ड इज अंडर प्रोसेस, वी रिसीव डीम कन्वेंस ऑर्डर, कैन वी स्टार्ट रीडेवलपमेंट प्रोसेस बिफोर PR कार्ड विथ आवर सोसाइटी नेम, कैन वी अपॉइंट PMC लीगल? Yes, you can appoint the PMC, you can appoint legal advisor, you can appoint the consultants, even if your name is not entered in the PR card. Yes, Lachu Rajwani, can 79A guidelines, can society office bears manipulated same in collusion in with developer? नहीं, 17A प्रोसीजर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, बिकॉज क्या होता है उसमें तो आपको फिजिकल आपको प्रेजेंस चाहिए मेंबर्स लोगों का, और रजिस्टर के सामने इन द वीडियो कैमरा उसका शूट होता है और वोटिंग होता है, सो दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। मुकेश चावड़ा जी, इन केस ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट द CHS हैज टेकन मोर देन 10% अमाउंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड न्यू टेनेंट बिफोर रेरा रजिस्ट्रेशन, हाउ टू सॉल्व दिस सेम एंड इट्स कंक्यूजन? या सेल्फ डेवलपमेंट में अगर प्रमोटर द सोसाइटी इटसेल्फ इज द प्रमोटर इन सेल्फ डेवलपमेंट, सो आपको जो गाइडलाइंस होती है यानी 10% एंड अबाव अगर आप पेमेंट लेते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर एन एग्रीमेंट, बट आप लेस देन 10% यू डोंट नीड टू रजिस्टर द एग्रीमेंट। सो नॉर्मली क्या होता है सेल्फ डेवलपमेंट में अगर कोई लोग एक्स्ट्रा एरिया खरीदना चाहते हैं तो दे टेक लेस देन 10% टू सर्कमवेंट दिस इश्यू ऑफ रेरा रजिस्ट्रेशन, सो दैट कैन ऑलवेज बी मैनेज, बिकॉज आपको जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर करो ही इफ यू आर पेइंग लेस देन 10%। यस, आपके फैन फॉलोअर हैं एडवोकेट प्रदीप जी भट्ट लाइक कर रहे हैं। लच्छू राजवानी साहब पूछ रहे हैं, वाई शुड मेंबर्स ट्रस्ट PDC चेक ऑफ डेवलपर्स? यस, वेरी गुड क्वेश्चन कि PDC हम क्यों ट्रस्ट करें। यू आर राइट, ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। अगर वो बैंक गारंटी नहीं दे रहा है या फ्लैट्स लिखा के नहीं दे रहा है इन अ बिल्डिंग विच इज़ ऑलरेडी रेडी और जिसका OC आया गया है, तो हम क्या करते हैं, एस्क्रो एग्रीमेंट बनाते हैं। वो एस्क्रो एग्रीमेंट में एक टर्म लिखा गया होता है कि इन केस दिस PDC is not honored or the check bounces, then criminal proceedings will be initiated for cheating and fraud on the developer. ये क्लॉज लिखते हुए हम लोग एस्क्रो एग्रीमेंट बनाते हैं। यस, नितिन जवेरी साहब लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। बाला सुब्रमण्यम श्रीनिवास, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 3311 एंड ओवर 33(7)B? द सोसाइटी आल्सो डिसएडवांटेज एंड लाइबिलिटी? देखिए ऐसा है कि 3311 में इट इज़ द ट्रांसफ़र, PTC ट्रांसफ़र कहा जाता है इन द पर्टिकुलर रीजन, तो वो ट्रांसफ़र होता है तो आपको उतना बेनिफिट FSI का बेनिफिट मिलता है इन द सेम एरिया। तो बहुत से सोसाइटीज़ प्रीफर करते हैं PTC सर्टिफिकेट्स, लेकिन कभी कभी उनका एप्रीहेंशन होता है कि क्या वर्ड SRA हमारे प्रोजेक्ट में आएगा क्या। सो आंसर इज़ नो, SRA वर्ड इज ओनली अ स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ FSI फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट, बट FSI जो FSI यूटिलाइजेशन के लिए किया जाता है, बट SRA वर्ड आपके इसमें नहीं आएगा। यस, संतोष जाधव जी लाइक कर रहे हैं। मिस्टर सेट्टी का सवाल है, व्हाट इज द स्कोप फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग एबल्टिंग द कनेक्टिंग रोड हैविंग विथ मोर देन 6 मीटर बट लेस देन 9 मीटर एंड 100 मीटर अवे फ्रॉम 13.4 M रोड, द बिल्डिंग इज द डेड एंड ऑफ रोड? यस, देखिए ऐसा होता है कि बहुत बार हमारी जो बिल्डिंग होती है वो लैंड लॉक्ड होती है, लॉक्ड बाय लैंड फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। लेकिन जहाँ पे आपका अगर 1 साइड या 2 साइड रोड्स होते हैं तो क्या होता है, हमको इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। द मोर रोड यू हैव द मोर बेनिफिट्स यू हैव इन टर्म्स ऑफ द हाइट एंड द FSI यूटिलाइजेशन। सो आपका जो 6 मीटर का रोड है पर अगर आपका 9 मीटर का नहीं है तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा FSI लिमिटेड लेवल पे आपको आएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा है, आपको मिल रही है 6 मीटर के वाले 9 मीटर मिल रहा है, तो यू हैव बेटर एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ द FSI विच यू कैन यूज फॉर योर प्लॉट। यस, शीतल पंड्या, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। हिमांशु शाह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड अंडर महाराष्ट्र शासन? इज महावीर नगर कांदिवली वेस्ट अंडर महाराष्ट्र शासन? यस, ये रिसेंटली एक सर्कुलर आया गया था। अर्लियर द मेजर पार्ट ऑफ द महावीर नगर was with a particular developer and then Maharashtra शासन has come into existence there. So बहुत से सोसाइटीज़ को दिक्कत आ रही थी in terms of getting the conveyance, but अभी महाराष्ट्र शासन आ गई तो you have to move the file from the शासन also now.
Yes, Mr. JP Sharma, please can you tell me last my original second party sale agreement in which 20,000 rupees was paid as stamp duty. Unfortunately, I lost original agreement and receipt, but I have zero. या अगर आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट्स आपका खो गया है तो आप उसका सर्टिफाइड कॉपी मंगा लीजिए. सर्टिफाइड कॉपी इज एज गुड एज ओरिजिनल. अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट भी साथ में अगर घूम गया है तो यू हैव टू रूट थ्रू अ पब्लिक नोटिस, एंड थ्रू द पब्लिक नोटिस यू हैव टू एंश्योर दैट यू गेट अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी. प्लीज़ ध्यान में रखिए. लेकिन बहुत बार कोई मेंबर्स लोग या कुछ मेंबर लोग पर्पजली अपना एग्रीमेंट है वो लॉस्ट करवाते हैं या छुपाते हैं, बिकॉज उन्होंने अगर बैंक लोन लिया गया है. सो द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एंश्योर दैट इसको काफ़ी डिलीजेंस के साथ किया गया, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि आपका ओरिजिनल है वो अपने बैंक के पास मॉर्गेज किया गया है और आप अभी डुप्लीकेट ढूंढ रहे हो. यस, आपने जैसे जिक्र किया था एडवर्टाइजिंग जो न्यूज़पेपर में देते हैं, मिस्टर जेपी शर्मा, आई हैव पीस सर्टिफिकेट एंड एडवर्टाइजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर्स. आई डिड नॉट रजिस्टर द एग्रीमेंट इन 2000. काइंडली टेल मी डीम कन्वेंस वेदर माई दिस डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेप्ट. हाँ, डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेप्टेड बिकॉज डीम कन्वेंस में अगर जो प्री कंडीशन रिक्वायरमेंट है इज ऑल द एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड. Even if you have a certified photocopy, that will be accepted there by the sub register. The only question that will come is कि आपने तभी स्टैम्प ड्यूटी पूरी भरी थी कि नहीं. You should be able to suffice that requirement of the register कि आपने पूरी स्टैम्प ड्यूटी तभी की थी, because registration is mandatory from 1985, but prior to 1985 it was not mandatory. So अगर आपका agreement prior to 1985 है, so that issue is not there. Yes. But post 1985, of course, that issue will come up. Mr. Divikant Shah, question is, if the conveyance not clear for the development RERA give registration? Conveyance not clear. हाँ, अगर नहीं conveyance clear होना बहुत जरूरी है. Without that RERA registration cannot happen. Yes, Mr. बस्तीमल बोरा, पहले बिल्डर फाइनल करना चाहिए, BMC नक्की करना चाहिए. ऑब्वियसली पहले पीएमसी एंड लॉयर्स जो आपको फाइनल करना चाहिए, फिर आप डेवलपर लोगे, बिकॉज आपका पीएमसी का एग्रीमेंट भी लॉयर ही बनाने वाला है. सो यू हैव टू द सीक्वेंस इज लाइक दिस कि फर्स्ट लीगल कंसल्टेंट्स कम इन, देन द पीएमसी कम्स इन, देन यू गो फॉर टेंडरिंग प्रोसेसेस. दोनों का इनपुट्स होता है टेंडरिंग प्रोसेस में, वन का कमर्शियल होता है, वन का लीगल एंगल होता है, एंड देन यू शॉर्टलिस्ट अ डेवलपर. बस्तीमल बोरा साहब बोल रहे धन्यवाद मेहता साहब, बहुत ही अच्छा समझाया आपने. मिस्टर महात्रे पद्मजा, हाउ कैन वी यूटिलाइज द मेट्रो FSI? या आप एक्चुअली आपका आर्किटेक्ट को आप बता सकते हैं कि आपकी अगर बिल्डिंग कितने मीटर दूर है फ्रॉम द मेट्रो, उसके से आपको FSI के बेनिफिट्स मिलेंगे. सो एक्चुअली योर PMC और द आर्किटेक्ट शुड गाइड यू कि हाउ मच बेनिफिट्स यू विल गेट, बिकॉज हाउ नियर यू आर टू द मेट्रो, द नियर यू आर द गुड बेनिफिट्स यू हैव. यस, हरेश त्रियानी, थैंक यू सर, रिप्लाई माई मैसेज. आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप जितने हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की, अमित मेहता जी के फैन फॉलोअर से मेरे हैं, और चैनल पे जो आप देख रहे हैं तमाम महोत्सव चैनल पर, सभी दर्शकों से मैं करूँगा इस लिंक को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी यदि वहाँ पे मुकाम पे है तो वो आगे बढ़ सके, रीडेवलपमेंट में आगे जा सके, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे बताई मेहता जी ने. और आखिरी एक कमेंट लूँगा मैं, कृपा सुनील कोरे का, इंफॉर्मेटिव एंड एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन टुडे, 72 एपिसोड रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट. मिस्टर विवेक ठाकुर, सुनील कोरे, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं. लाइक करें तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को. ये महज एक वीडियो नहीं है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो है, प्रभु से खास बात दोस्तों. और मैं चाहूँगा अमित मेहता जी, ये सिलसिला चलता रहे हमारा, हम मिलते रहे महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी हो आपको समय हो, क्योंकि ही इज़ द वेरी बिजी पर्सन. क्योंकि लाइबिलिटीज़ है, काम है तो करना ही पड़ेगा. रीडेवलपमेंट, डेवलपमेंट मुंबई का है, चेहरा बदलना चाहिए, तो निश्चित ही उस सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों. मैं आपको महासेवा की तरफ से, MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस की तरफ से आपको धन्यवाद खूब. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. और मैं श्योर है कि आज का जो सेशन था ऑन रीडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है. लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप महासेवा को या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन इवन नोट डाउन माई मोबाइल नंबर. माई नंबर इज़ 9594883232. मैं रिपीट करता हूँ, माई मोबाइल नंबर इज़ 9594883232. आपकी जो भी क्वेरीज है प्रोग्राम को लेके, और आपकी जो भी क्वेरीज है डेवलपमेंट,
सेल्फ डेवलपमेंट या 79 प्रोसीजर को लेके आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या महासेवा में सुनील शर्मा जी को या रमेश पुरी को कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, यदि आप रीडेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल है, सीधे अमित जी के मोबाइल पर जो नंबर बताया उन पर सेवा कर सकते हैं मैसेज, या फिर महासेवा के नंबर पर जो स्कूल में दिए गए हैं उस पर कर सकते हैं, या मुझसे 1 to 1 आपको जुड़ना है, मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ना है, आपकी जो तमाम जो क्वेरीज है, जो सवाल है वो एडवांस में हमारे बुक करना है, तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9920378133। ये दोनों नंबर यूट्यूब के चैट बॉक्स में अमित मेहता जी के और मेरा नंबर दोनों हमारे जो सहयोगी अविनाश सिंधे उन्होंने शेयर कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे